एपिसोड 30 पेशकश मीरे कारवां। गुरु तो यहाँ से बहुत दूरी पर बैठा है, ये तो मेरी ही शरारत है। हाँ, तुम इसे शरारत ही कहो। अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा बहुत ही भयानक होगा। ये वक्ती परेशानी है पंडित धीराज, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। तुम दोनों मेरे इंतकाम से नहीं बच सकोगे, और यहाँ से निकलते ही मैं सबसे पहले तुम्हारा ही बंदोबस्त करूंगा। अपने आप को बचाने की सोच मूर्ख, पंडित धीराज बोला। तुम्हें इस माला पर बहुत घमंड था ना, अब ये माला मेरे कब्जे में है, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उसने एक हाथ रोशनदान की सुलाहों के अंदर कर दिया। उसकी स्तहवानी उंगलियों में नीलगिरी की माला फंसी हुई थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। उस पंडित के हाथ में माला देखकर मेरा तो दिमाग ही सुलग उठा था। ये माला तुमने कहां से ली? मैंने कहा। ये दुनिया है मूर्ख, हर शख्स यहाँ धन की पूजा करता है, पंडित धीराज ने जवाब दिया। मैंने उस ऑफिसर को चंद 100 रुपए देकर, रिश्वत देकर माला ले ली। अब तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे मूर्ख, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। मेरे तो दिमाग में धमाके से हो रहे थे और आंखें सुलग रही थी। मेरे पेट में गिरहटें सी पड़ने लगी और फिर अचानक ही मुझे जमा कैसा हुआ, सीने में लावा से खोल रहा था। मैं अपने आप में एक वाज़िह तब्दीली महसूस कर रहा था। मेरी नजरें पंडित धीराज के इस्तेहवानी पंजे पर मरकूज थी। मेरी आंखों में तपिश बढ़ती जा रही थी। मुझे यूं लग रहा था जिसे आंखों से चिंगारियां फूटने लगी हों। पंडित धीराज एक बार फिर कह के लगाने लगा। शायद वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके कह कहे भयानक चीख में बदल गए। आग के एक शोले ने उसके इस्तेहवानी पंजे को अपनी लपेट में ले लिया। माला उसके हाथ से छूटकर अंदर की तरफ गिर गई। चंद मिनट पहले तक मैं अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल भी नहीं समझ रहा था, लेकिन माला नीचे गिरते ही मैं हैरत अंगेज तौर पर अपनी जगह से उछला था। उससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि रोशनदान में लगी हुई आनी सलाहों के बावजूद पंडित धीराज ने कोठरी के अंदर छलांग लगा दी थी, लेकिन मेरा हाथ उससे पहले माला तक पहुंच गया। अब मैं मुकम्मल तौर पर अपने हवास में था। मेरे अंदर का खोखलापन खत्म हो चुका था और मेरे अंदर की वो कुव्वत भी लौट आई थी जिसने वक्ती तौर पर मेरा साथ छोड़ दिया था, और मेरे अंदर की उस पुरस्कार कुव्वत ने शोला बनकर पंडित धीराज के हाथ को भी झुलसा दिया था, और नीलगिरी की माला उसके हाथ से छूट गई थी जो मेरे कब्जे में आ चुकी थी। पंडित धीराज की आंखों में वहशत सी भर गई। मैंने अचानक ही उसे एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो कुत्ते की तरह चीख उठा और दूसरे ही लम्हे उसकी हैयत बदल गई। वो कुत्ता बन गया। मैं उस पर ठोकरें बरसाता रहा और वो चीखता हुआ कोठरी में इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। वो दरवाजे की आनी सलाहों से टकरा गया। मेरा ख्याल था कि वो फिर अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो सलाहों से बाहर निकल गया। सुलाहें 4-4, 5-5 इंच के फासले पर लगी हुई थी, लेकिन उस कुत्ते ने बाहर निकलकर मुझे हैरान कर दिया। वो पंडित धीराज था, पुरस्कार शक्ति का मालिक। वो रोशनदा की तन से सलाहों से अंदर आ गया था, तो उसके लिए ये बातें क्या मानी रखती थी कि वो बंद सलाहों से गुजरकर उसके पार चला जाए। वो कुत्ता राहदारी में च्याऊं च्याऊं करता हुआ एक तरफ भाग गया। मैंने फौरन माला अपने गले में डाल दी और दरवाजे के करीब फर्श पर लेट गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। अब मैं अपने आप में पूरी तवानाई महसूस करने लगा था। तकरीबन 1 घंटा और गुजर गया। हम कल दोपहर को खाना खाकर एयरपोर्ट पर जाने लगे थे और ये दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। गोया तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे और इस दौरान मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं दिया गया था। मैं आंखें बंद किए फर्श पर पड़ा रहा और फिर राहदारी में कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। कदमों की नवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कई आदमी थे। मैं किसी नई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करने लगा। मेरा ख्याल था कि तफ्तीश का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। तफ्तीश का मतलब था तशद्दुद और मारपीट। कदमों की आवाज करीब आती गई। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। चंद सेकंड बाद कई अफराद दरवाजे के सामने आकर रुके। इनमें इंस्पेक्टर बरिंद्रा, आजम खान और पुलिस के 2 आला अफसरों को देखकर मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। इस ग्रुप में इंटेलिजेंस के 3 अफसरान भी थे। एक तो वही लंबे कद वाला था जिसने मुझ पर तशद्दुद किया था, दूसरा मेरे लिए अजनबी था, और तीसरा बुलडॉग की शक्ल वाला वही भारी भरकम गंजा था जिसने सबसे पहले मुझ पर तशद्दुद किया था और जिसके सामने मुझे सबसे पहले पेश किया गया था, और गालबन उसी के हुक्म से मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। इस ग्रुप के पीछे 2 और आदमी थे जिन्होंने स्ट्रेचर उठा रखा था।
दरवाजा खोल दिया गया था। वो लोग अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा और आजम तेजी से आगे बढ़कर मेरे करीब आ गए। ब्रेंद्रा की आंखों में चिंगारियां से सुलगने लगी थी। वो बड़बड़ाते हुए मेरे सर पर हाथ फेरने लगा। पुलिस के एक आला ऑफिसर और इंटेलिजेंस का सरबराह तेज लहजे में कुछ बातें कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर खासे गुस्से में था। स्ट्रेचर दरवाजे के सामने राहदारी में रख दिया गया। मेरा ख्याल था कि मैं अपने पैरों पर चलकर जाऊंगा, लेकिन जब खड़े होने की कोशिश की तो बेख्तियार करा कर उठा और लड़खड़ा कर गिर गया। आजमान और ब्रेंद्रा ने मुझे सहारा देकर स्ट्रेचर पर लटा दिया। मुझे इस पुरस्कार हवेली, जो कि इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था, वहां से सीधा अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहां मायावती मुझे देखकर दहशतज़दा सी हो गई। मेरा इलाज फौरन ही शुरू हो गया। उसके कई घंटों बाद जब मैं मुकम्मल तौर पर अपने हवास में था तो इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा ने मुझे बताया कि जिस दुकान से मैंने ब्रीफ केस खरीदा था, गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। वो चुराए जाने वाले नेपाल के सरकारी राज उसी तरह इंडिया भेजते थे। वो ब्रीफ केस मेरे हवाले किया गया था, जिसके खुफिया खाने में कागजात छुपे हुए थे। इंडिया पहुंचते ही उनके आदमी किसी न किसी तरह वो ब्रीफ केस मुझसे ले लेते। ब्रिंदारा ने बताया कि दुकानदार और उसकी निशानदही पर 3 और भारतीय एजेंट पकड़े गए थे और उन्होंने ही बयान दिया था कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो मुझे भी अंधेरे में रखकर मेरे से ब्रीफ केस छीनने की कोशिश करते और कागजात इंडिया भेजना चाहते थे। इंस्पेक्टर ब्रिंदरा को मेरी गिरफ्तारी का पता आज सुबह ही चला था। उसने अपने अफसरानी आला को इतला दी और मुझे छुड़ाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी थी। शोभा और धन्नो के साथ अगरचे मारपीट नहीं की गई थी, लेकिन उन्हें डराया धमकाया गया था। उन्हें अलग रखकर उनसे भी मेरे बारे में पूछताछ की गई थी। उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए थे कि अगर मेरे बारे में ठीक ठीक बता दें तो उनके साथ रियायत की जाएगी, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ वही बताया जो वो जानती थी। इस तरह उन्हें भी मेरी तरह भूखा प्यासा रखा गया था। उन दोनों को भी एक दूसरी गाड़ी में अस्पताल ले आया गया। उन्हें चूंकि मारा पीटा नहीं गया था, वो सिर्फ खौफजदा थी, इसलिए उन्हें मुझसे अलग रखा गया था। लेकिन शाम के वक्त उन्हें भी मुझसे मिलने की इजाजत दे दी गई थी। मेरी हालत देखकर वो दोनों दहशतज़दा सी हो गई थी। शाम 7 बजे मायावती की ड्यूटी भी खत्म हो गई और वो इन दोनों को साथ लेगी, और मुझे तो जाहिर है कई रोज अस्पताल में ही रहना था। इंस्पेक्टर ब्रिंदरा और आजम का भी यही हाल था कि नागपाल के आदमियों ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दुकानदार की गिरफ्तारी के बाद उनके लिए बात इस तरह वाज़ेह हो गई थी कि ये इंडिया के जासूसों का एक गिरोह, एक रैकेट था जो तवील अरसे से यहाँ पर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए था, और इनका तरीक़ेकार बड़ा ही मुख्तलिफ था। इनके लिए कोई पकड़ा नहीं गया था, लेकिन यह बाजी पलट गई थी। मेरे मामले में चूंकि पंडित धीराज मुलव्वस हो गया था और उसका मकसद ही यही था कि मुझे पकड़वा दिया जाए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मैंने ब्रीफ केस में कागजात की मौजूदगी से भी ला इल्मी का इजहार करते हुए उन्हें बता दिया था कि मैंने ब्रीफ केस कहां से खरीदा था, इसलिए बात कुछ दूसरी तरफ निकल गई थी। और इसी तरह इंडियन एजेंटों का वो रैकेट पकड़ा गया था, और जबकि कुछ लोग रोपोश हो गए थे। मुझे अस्पताल में 10 रोज हो गए। मुझे इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की गई थी। मैं अगरचे अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था, ताहम डॉक्टरों का ख्याल था कि मुझे 2-4 दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा। इस दौरान में कोई गैर मामूली वाकया रूनमा नहीं हुआ। धन और शोभा भी रोजाना मुझे देखने के लिए आती थी। मजीद 3 दिन के बाद मुझे अस्पताल से रुखसत कर दिया गया और मैं अस्पताल से वापस घर पहुंच गया। उस रोज एक अजीब इत्तेफाक पेश आया। मायावती मुलाजमत के सिलसिले में शहर में अकेली रह रही थी, जबकि उसके वालिदैन गांव में रिहाइश पसीर थे। गोदारी नाम का ये कस्बा चाइना रोड पर तिब्बत की सरहद के करीब खटमंडू से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। जिस रोज मैं अस्पताल से घर वापस आया, उसके 1-1.5 घंटे बाद ही मायावती भी पहुंच गई। वो बहुत ही बदहवास हो रही थी। दरियाफ्त करने पर उसने ये अफसोस ना खबर सुनाई कि मेरे अस्पताल से आने की थोड़ी ही देर के बाद उसके गांव का एक आदमी आया था, जिसने ये अफसोस ना खबर दी कि पहाड़ के दामन में खेतों में काम करने के दौरान एक पहाड़ी तोता गिरने से उसके बाप का देहांत हो गया है और उसकी माँ शदीद जख्मी हुई है। मायावती अस्पताल से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी। उसे सुबह गाँव जाने के लिए तैयारी करनी थी। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस हुआ। ज्यादा अफसोस इस बात का था कि मैं अभी ठीक तरह से चल फिर नहीं सकता था, वरना मैं मायावती के साथ जरूर चाहता। दिन का बाकी हिस्सा मायावती ने तैयारी में गुजारा। वो रात भर रोती रही और अगले रोज सुबह की पहली बस से वो गोदारी के लिए रवाना हो गई। मैंने दिन का बेशतर हिस्सा बिस्तर पर लेटे ही गुजारा था। किसी वक्त जिस्म के किसी हिस्से में अचानक ही ऐसी टीसें उठने लगती कि मैं तड़प कर रह जाता। मेरी जिंदगी भाग दौड़ और मार पीट में गुजरी थी।
मैंने 2 दिन तक उन लोगों का तशद्दुद बर्दाश्त किया था। मैंने जिंदगी में दूसरों पर भी तशद्दुद किया था और दूसरों ने भी मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया था, लेकिन नेपाली इंटेलिजेंस के आदमी ने जिस तरह मेरे जोड़ हिलाए थे वो मेरे लिए वाकई इबरत का मकाम था। पता नहीं वो कौन सी ताकत थी कि मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया था। मेरी जगह कोई और होता तो इस तशद्दुद के दौरान बेगुनाही के बावजूद वो 10 मर्तबा इतराफ़ जुर्म कर चुका होता। मैं भी बेगुनाह था। मैंने तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन किसी ऐसे जुर्म का इतराफ़ नहीं किया था जो मुझसे सरजद हुआ ही नहीं था। अगले रोज मेरे अंदर छी की कुव्वत भी लौट आई थी और नीलगिरी की माला भी मुझे वापस मिल गई थी। पंडित धीराज की साजिश भी बेनकाब हो चुकी थी, इसलिए ये मामला खत्म हो गया था। और अगर ये साजिश बेनकाब ना होती तो पता नहीं न जाने इंटेलिजेंस वाले मेरा क्या हशर करते। उस रोज शाम को इंस्पेक्टर बरिंदरा और आजम हाँ भी आ गए थे। रात का खाना उन्होंने हमारे साथ ही खाया और 11 बजे के करीब वापस चले गए। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि जब से हमारे साथ ये वाकया पेश आया था, धन्नो कुछ सहमी सहमी सी रहने लगी। उसके दिल में कोई खौफ बैठ गया था। वो कभी मेरे पास बैठी रहती थी और कभी शोभा के पास। वो अकेली बैठने से घबराती थी। इंस्पेक्टर आजम और बरिंदरा के जाने के बाद हम शोभा वाले कमरे में आ गए। मैं बेड की पुश से टेक लगाए नींद दराज था और वो दोनों मेरे सामने बैठी हुई थी। हम एक बार फिर हिंदुस्तान जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बरिंदरा और आजम हाँ ने उनसे इस मौजू पर बातें की थी। बरिंदरा का ख्याल था कि मुझे 8-10 रोज मजीद आराम कर लेना चाहिए। धन्नो आड़ी तिरछी लेटकर ऊँघने लगी थी। गिरफ्तारी के मौजू पर अगरचे हमारे दरमियान कई मर्तबा बात हो चुकी थी। शोभा को असल सूरत हाल का इल्म नहीं था। वो यही समझती रही कि हमें किसी गलत फहमी की बिना पर पकड़ा गया था। उस वक्त भी उसने इसी मौजू पर बात शुरू कर दी। पहली मर्तबा मैंने असल सूरत हाल से उसे आगाह कर दिया था। मैं इस सारे पुरस्कार चक्कर से निकलना चाहता हूँ, मैं कह रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर इस माला से दस्तबरदार होता हूं तो नीलगिरी, गौतम बोश और पंडित धीराज जैसे लोगों के कब्जे में चली जाएगी। एक तरफ वो हमें इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो दूसरी तरफ दुनिया को तबाही की तरफ धकेलते रहेंगे। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है, शोभा ने कहा। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम अपना जाप मुकम्मल कर लो, शोभा बोली। इस तरह नीलगिरी मुकम्मल तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी और कोई दूसरा उसे उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकेगा जब तक वो जाप मुकम्मल न करे। और नीलगिरी के कब्जे में आ जाने के बाद तुम गौतम बोश को मुकम्मल जाप करने से भी रोक सकते हो। गोया मेरे पास इसके सिवा और कोई काम नहीं रह जाएगा कि मैं उन पुरस्कार और शक्तियों के साथ लड़ता रहूं। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि गौतम बोश आजकल फिर किसी जाप पर बैठा हुआ है, लेकिन वो जाप ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी फौरी खतरे का बायस बन सके। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे फौरन ही इसकी खबर हो जाती। जाप तो कोई ना कोई शक्ति हासिल करने के लिए होता है, शोभा बोली। हो सकता है गौतम बोश अपने कदम मजबूत करने के लिए कोई छोटा मोटा जाप कर रहा हो। इस तरह तो उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे और वो अपने गिर्द शक्तियों का हिसार कायम कर लेगा। फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है कि तुम अपने अंदर की शक्ति से काम लेकर उसे रोको या नीलगिरी से मदद हासिल करो। नीलगिरी फिलहाल इस सिलसिले में मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। वो किसी को जाप करने से नहीं रोक सकती, लेकिन वो तुम्हारी मदद तो कर सकती है। तुम्हें कोई ऐसा जाप बता सकती है जिससे तुम गौतम बोश को रोक सको, शोभा ने कहा। हाँ, ये मुमकिन है कि वो किसी और तरीके से मेरी मदद कर सके, लेकिन खैर मैं नीलगिरी से राब्ता करने की कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर का गेट जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा, 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा धड़धड़ाए जाने का अंदाज भी दोस्ताना नहीं था। गेट की शोर की आवाज से धन्नो भी बेदार हो गई थी और उसकी आंखों में अजीब सी वहशत उभर आई थी। मैं उठकर बाहर गया। जब मैंने गेट खोला तो 8-10 आदमी अंदर घुस आए। उनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मायावती कहाँ है? उनमें से एक ने करख्त लहजे में पूछा और उसके चेहरे पर बड़ी ही करख्तगी थी। वो गुदारी गई है अपने गांव, उसके बाप का देहांत हो गया है। लेकिन तुम लोग कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं मायावती का बाप हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे और मैं वहशतज़दा सी नजरों से उस पस्ता कामत शख्स को देखता ही रह गया। मुझे तो अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मायावती तो अपने बाप की मौत की खबर सुनकर गांव गई थी और खबर लाने वाला उसके गांव का ही आदमी था। वो झूठ नहीं बोल सकता था।
और ना ही किसी से इस किस्म का मजाक किया जा सकता है। मायावती ने पिछली रात रोते हुए गुजारी थी। उसे अपने माँ बाप से बहुत ही मोहब्बत थी। वो अक्सर उनका जिक्र किया करती थी और हर महीने की पहली तारीख पर तनहा मिलते ही अपने बाप के नाम कुछ न कुछ रकम जरूर भेजा करती थी और वक्तन फवक्तन उन लोगों के लिए तहाइफ भी भेजती रहती थी। गुज़श्ता रोज बाप की मौत की खबर सुनकर घर आई तो वो बहुत ही अपसेट थी और उसकी वजह से हम रात भर जागते रहे थे। दन्नू और शोभा भी उसे तसल्ली और दिलासा देती रही थी और सुबह होते ही वो पहली बस से गांव रवाना हो चुकी थी। गोदारी खटमंडू से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। वो सुबह 6 बजे घर से रवाना हुई थी और ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 बजे वाली बस उसे मिल गई होगी। फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन पहाड़ी रास्ते बहुत ही पुरपेच और खतरनाक थे और इन बल खाते हुए रास्तों पर बस से ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर नहीं करती थी। फिर भी वो दोपहर तक अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई होगी और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और उसके बाप को जिंदा सलामत अपने सामने देखकर मेरे तो खवासी मुख्तिल हो रहे थे। क्या गांव पहुंचकर मायावती की अपने बाप से मुलाकात नहीं हुई थी? ये लोग गांव से कब रवाना हुए होंगे? नेपाल में आमतौर पर रात के वक्त लंबे सफर की बसें नहीं चला करती थी और इन लोगों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे वो बस के अड्डे से सीधे यही आ रहे हों। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था और कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। अगर वाकई मायावती अपने बाप के इंतकाल की खबर सुनकर गई थी और वाकई मायावती के बाप का इंतकाल हो गया था तो ये शख्स कौन था? एक मर्तबा मायावती ने मुझे अपना फैमिली एल्बम दिखाया था और मुझे याद पड़ता है उसका बाप कुछ ऐसा ही था जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मैं कुछ देर तक उस पस्ता कामत आदमी के चेहरे की तरफ देखता रहा जिसने अपने आप को मायावती का बाप बताया था। फिर मेरी नजरें उसके साथ खड़े हुए दूसरे लोगों के चेहरों पर फिसलने लगी। तवील सफर से उन सबके चेहरों पर अगरचे थकन के आसार नुमाया थे, लेकिन उनके इरादे काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। वो शख्स होनहार नजरों से मेरी जानब देखता रहा और फिर कदम जैसे ही 2 कदम बढ़ के आगे आया। मैं मायावती का बाप हूं, दरपिंदर। मरा नहीं हूं, जीवित हूं। बहुत लंबी कहानी है, परंतु तू कौन है? मेरी जीवन रेखा तो बहुत लंबी है, लेकिन तूने अपनी बातों से मेरे जीवन का अंत कर दिया है। सच बता, कौन है तू? और मेरी पुत्री को तूने कहाँ गायब कर दिया है? और तूने उसके मकान पर कब्जा क्यों कर रखा है? मैंने मकान पर कब्जा नहीं कर रखा। मैंने सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मायावती मेरी दोस्त है और हम उसकी इजाजत से उसके साथ यहाँ रह रहे हैं। कल शाम तुम्हारे गांव के एक आदमी ने अस्पताल में उसे आकर बताया था कि तुम किसी पहाड़ी तोदे के नीचे दबकर मर गए हो। मायावती बहुत परेशान थी और वो आज ही सुबह गाँव चली गई है। झूठ बोलता है तू, धर्मिंदर कुर्राया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद से ही हम गांव चले हैं। अगर मायावती सुबह यहाँ से रवाना हुई थी तो उसे दोपहर तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। सच बता, तूने मेरी पुत्री को कहाँ गायब किया है? मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरे हवास एक बार फिर मेरा साथ छोड़ने लगे। तुम लोग अंदर जाके देखो और देखो कि यहाँ और कौन कौन है। दरपिंदर ने अपने आदमी को इशारा किया। 2 की बजाय 4 आदमी दौड़ते हुए अंदर चले गए और फिर थोड़ी देर के बाद अंदर से धन्नो और शोभा के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर वो लोग दोनों को घसीटते हुए बाहर ले आए। दरपिंदर के इशारे पर 2 आदमी ने मुझे दबोच लिया और मेरी धुनाई करने लगे। मैं अपना दिफा करता रहा। जारहियत इख्तियार करने की सूरत में मामला बिगड़ जाने का अंदेशा था, जो कि मेरे ख्याल में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करके बात को संभाला जा सकता था। वो लोग मेरी पिटाई करते हुए इस तरह शोर मचा रहे थे जैसे बहुत बड़ा महाज खुल गया हो। शोर की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी भी आ गए थे। कम से कम 4-5 महीनों से मायावती के साथ मेरा इस मकान में आना जाना था। मैं मायावती के साथ कई रोज यहाँ रहा था। इस गली के रहने वाले लोगों ने कई मरतबा मुझे मायावती के साथ देखा था और वो सब मुझे जानने और पहचानने लगे थे, लेकिन इस वक्त हर शख्स ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। दरपिंदर मुझे अपने आदमी के हवाले करके अंदर चला गया और उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट के बाद हुई। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। वो होनहार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मामला अब भी मेरे हाथ में है। पुलिस के आने से पहले बता दे कि मेरी पुत्री कहाँ है। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, वरना पुलिस तो तुम लोगों से मालूम कर ही लेगी। और हाँ, एक बात और सुन। उसे मेरे बालों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। अगर मेरी पुत्री को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मौत की इतला पाकर आज सुबह गाँव चली गई है। मैंने जवाब दिया, लेकिन एक बात पर बहरहाल मुझे इत्मीनान हो गया था।
कि उसने पुलिस को फोन कर दिया था। उस थाने के पुलिस वाले जाहिर है मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इस तरह मैं इंस्पेक्टर बृंद्रा को इतला दे सकता था और इस मामले में वो हमारी मदद कर सकता था। दरपिंदर मेरी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इस दौरान कुछ और पड़ोसी भी जमा हो गए और उनने भी मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। आधे घंटे के बाद ही पुलिस की एक जीप पहुंच गई। पुलिस वालों की तादाद 4 थी और वो चारों बहुत ही खरांट लग रहे थे। पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने पूरी तवज्जो से धर्मिंदर की बात सुनी। मैंने भी उसे सूरत हाल से आगाह किया, इंस्पेक्टर बृंद्रा का हवाला भी दिया, लेकिन वो इंस्पेक्टर बृंद्रा के नाम से ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ था। हम तीनों को धक्के देकर जीप में ठोस दिया गया। धर्मिंदर और एक और आदमी जीप में बैठ गया और चंद मिनट के बाद ही हम थाने की हवालात में बंद थे। मुमकिन है धन्नो और शोभा को एक ही कोठरी में बंद कर दिया हो, लेकिन मुझे उनसे अलग रखा गया था। 1 घंटे बाद मुझे ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश किया गया। उससे पहले धर्मिंदर की बातों से मेरे खिलाफ वो उसे काफी मजबूत कर चुका था। उसने इस बात का खदशा भी जाहिर किया कि शायद हमने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया है। इंस्पेक्टर इंचार्ज पहले तो जुबानी तौर पर मुझसे पूछगिछ करता रहा और फिर वो अपने हाथों और पैरों से काम लेने लगा। उसका एक मातहत भी उसकी मदद कर रहा था और मेरी चीखें थाने में गूंजती रही, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया और ना ही उनकी तफ्तीश खत्म हुई। मैं बार बार कह रहा था कि इंस्पेक्टर बृंद्रा को बुलाया जाए, कम से कम उसे इतला दे दी जाए, लेकिन थाने में कोई भी अहलकार इंस्पेक्टर बृंद्रा के नाम से वाकिफ ही नहीं था। एक बड़े अफिसर का नाम लेकर मैंने बड़ी तड़ी देते हो। सब इंस्पेक्टर ने मेरे जबड़े पर एक और जोरदार घूंसा मारते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम उसे भी इतला दे देंगे, पहले हम अपनी तफ्तीश तो मुकम्मल कर लें। और उनकी ये तफ्तीश सुबह तक जारी रही। 10-12 रोज पहले मैं इंटेलिजेंस की मार खाकर अस्पताल में दाखिल हुआ था और अब ये एक नया चक्कर शुरू हो गया था। इन कमबख्तों ने मार मार कर मेरा भरकस निकाल दिया था। मुझे फिर हवालात में डाल दिया गया। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था और निचला होंठ भी फट गया था जिससे खून रिस रहा था। मेरा बाएं तरफ का जबड़ा बुरी तरह हिल पड़ा था। मैं हवालात के गंदे फर्श पर पड़ा था। इस सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। किसी ने मायावती के साथ मजाक किया था और उसके बाप के मरने की झूठी खबर दी थी, लेकिन वो गायब कहाँ हो गई थी? उसे तो दोपहर तक अपने गांव पहुंच जाना चाहिए था। उसका बाप शाम को गांव से रवाना हुआ था और उस वक्त तक मायावती गांव नहीं पहुंची थी। ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इधर मायावती को उसके बाप के मरने की इतला दी गई थी और उधर गांव में उसके बाप को कोई झूठी खबर पहुंचाई गई थी कि मायावती गायब थी और हमारी शामत आ चुकी थी। दोपहर तक तो किसी ने के हवालात में झांक कर भी नहीं देखा था और फिर 4 बजे के करीब ये खौफनाक और सनसनीखेज खबर सुनने को मिली कि खटमंडू से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे ढोलो घाट नामी कस्बे से मायावती की लाश मिली है। उसे बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था। लाश एक वीरान जगह पर पाई गई थी और उसके करीब ही एक सूटकेस भी मिला था जिसमें रखी हुई चीजों और कागजात से मायावती की शिनाख्त हुई थी। मायावती का बाप धर्मिंदर बुरी तरह से बफरा हुआ था। पुलिस ने मायावती की मौत की इतला देने वाले और लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे थाने बुलाया था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां लाश रखी हुई थी। उसने भी लाश की शिनाख्त कर ली थी। वापिस थाने आके उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मुझे कातिल गर्दानता रहा और चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे उसके हवाले कर दिया जाए। सूरत हाल तो अब बहुत ही बदल गई थी। हम पर तो पहले ही इल्जाम था कि हमने उसके मकान पर कब्जा करने के लिए मायावती को कहीं गायब कर दिया है और अब सीधा सीधा कत्ल का इल्जाम आ गया था। अगरचे मेरे खिलाफ अभी तक कत्ल की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन लगता था कि मुझे फांसने के लिए जाल को मजीद मजबूत किया जा रहा था। शाम के 5 बजे के करीब मुझे फिर तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेश किया गया। पूछगछ के बहाने मुझ पर फिर तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। मैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस वाले मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। 1-2 मरतबा तो पुलिस वाले ने अपने बेल्ट से मेरी खाल उधेड़ डाली थी और 1-2 बार मैं उनके वार से बचने की कोशिश की तो बेल्ट का बक्कल मेरे सर पर लगा। मेरा सर फट गया था और खून बह निकला। तफ्तीशी कमरे से हवालात की तरफ वापस जाते हुए मुझे दूसरी तरफ से लाया गया। उस तरफ भी हवालात की कोठरियां थी। एक कोठरी के सामने से गुजरते हुए रुक गया। शोभा फर्श पर अधमुई सी पड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। होंठ फूले हुए और बाएं आंख तकरीबन बंद थी। रुखसार और आंख के ऊपर पेशानी सूजी हुई थी। धन्नो भी उसके करीब बैठी हुई थी और उसकी हालत भी शोभा से मुख्तलिफ नहीं थी। उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसका लिबास भी फटा हुआ था और सीने और बाजू पर सुर्ख धब्बे दिखाई दिए गए थे, जैसे उन जगहों को नोचा गया था।
उन दोनों की हालत देखकर मैं कांप उठा। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि मुझे जानबूझकर उस तरफ लाया गया था ताकि मैं उनकी हालत देखकर अपनी जिद छोड़ दूं और कत्ल का इल्जाम कबूल कर लूं। मैं उस कोठरी के सामने रुका तो पुलिस वाले ने कोई एतराज नहीं किया। शोभा गंदे फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके करीब बैठी धन्नो का भी सर झुका हुआ था। धन्नो, मैंने होले से पुकारा तो धन्नो ने सर झुकाकर आहिस्ता से ऊपर देखा और फिर मुझे देखकर वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। वो मेरी तरफ लपकी तो लड़खड़ा कर गिर पड़ी, फिर एक टांग को घसीटती हुई दरवाजे के करीब आ गई और सलाहों में से हाथ बढ़ाकर मुझे अपने साथ लिपटाने की कोशिश करने लगी। मैंने भी सलाहों में हाथ डालकर उसका सर थपथपाने लगा। ये क्या हुआ तुम्हें? वो मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोली, इन दरिंदों ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? धन्नो, मेरे होंठों से सुस्कारी सी निकली। उसकी हालत मुझसे भी अबतर थी, लेकिन उसे अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। आवाज सुनकर शोभा ने भी बमुश्किल आंखें खोल दी, लेकिन अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकी थी। मेरी एक बात सुनो, मैंने कहा, तुम दोनों मेरे खिलाफ बयान दे दो, तुम लोगों को इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। नहीं हिम्मत सिंह, धन्नो बोली, तुम बेगुनाह हो, हमने भी कोई जुर्म नहीं किया। ना तो हम कोई नाकर्दा जुर्म कबूल करेंगी और ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई झूठा बयान देंगे। हमें अगर सच्चाई की सजा मिल रही है तो हम किसी से रहम की भीख नहीं मानेंगे। लॉर्ड बुद्धा, वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी थी। मेरे पास खड़े हुए पुलिस वाले ने मुझे धक्का देकर पीछे हटा दिया और मुझे धकेलता हुआ मेरी कोठरी की तरफ ले गया। दरवाजा खोलकर उसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसके साथ ही धड़ से सलाहों वाला दरवाजा बंद हो गया। वो शाम भी गुजर गई। मैं अधमुआ सा फर्श पर पड़ा रहा। मैं बार बार इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात ही मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। एक बात तो तय थी, ये कोई साजिश थी, मेरे खिलाफ ना सही लेकिन मायावती के खिलाफ। एक तरफ उसे इतला दी गई थी कि उसके बाप का देहांत हो गया है और दूसरी तरफ उसके बाप को यह कहकर भड़काया गया था कि मैंने उसके मकान पर कब्जा करने के लिए उसकी बेटी को गायब कर दिया है। उसके अलावा और न जाने क्या कुछ कहा गया होगा कि वो तैश में आ गया और दर्जन भर आदमियों को लेकर एक ट्रक में बैठकर तवील सफर करता हुआ रात के पिछले पहर यहाँ पहुंच गया। मैं शुरू ही से समझता रहा था कि ये गलत फहमी है। गांव पहुंचकर मायावती को सूरत हाल का पता चलेगा तो वो फौरन वापस आ जाएगी और इस तरह बात साफ हो जाएगी, लेकिन वो गांव पहुंची ही नहीं थी, बल्कि रास्ते में वाक़ई कस्बे से उसकी लाश मिली थी। मैंने उसकी लाश नहीं देखी थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने बताया था कि उसे बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसे मौत के घाट उतारने के लिए किसी तेजदार आले से काम लिया गया था। उसका पेट चाक कर दिया गया था और गला भी उधेड़ दिया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था, उसे किसने कत्ल किया था? वो तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, मसीहा थी, दूसरों के दुख समेटती थी। उसे दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सब लोग उससे खुश थे, उसे दुआएं देते थे। फिर उसकी झोली में मौत किसने डाल दी? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। क्या उसका जुर्म यह था कि उसने मेरा साथ दिया था, सच्चाई का साथ दिया था? और धन्नो, मुझे तो उसकी बातों पर भी हैरत हो रही थी। मेरी शनासाई को जुमा 8 दिन ही तो हुए थे और वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गई थी। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। पुलिस वाले से मेरे खिलाफ बयान लेना चाहते थे। मैंने भी उसे यही मशवरा दिया था कि मेरे खिलाफ बयान देकर अपनी जान छुड़ा ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। कितना अज़म था उसके लहजे में। वो जुल्म के सामने चट्टान बन गई थी। आधी रात के करीब मुझे फिर तफ्तीशी कमरे में ले जाया गया। मेरे जिस्म का जोड़ दुख रहा था, सर से बहने वाला खून जम चुका था और दिमाग में तो धमाके हो रहे थे। इस मर्तबा मुझसे मारपीट कुछ कम और पूछताछ ज्यादा हुई। पुलिस वाले मुझ पर दबाव डालते रहे कि मैं मायावती के कत्ल का एतराफ कर लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया था तो एतराफ कैसे कर लेता? तुम लोग गलत आदमी से तफ्तीश कर रहे हो, मैंने कहा। तशद्दुद के जरिए मुझसे इतराफ जुर्म कराने के बजाय तुम लोग किसी और रुख पर क्यों नहीं सोचते? मसलन, पुलिस ऑफिसर ने मुझे घूरा, तुम्हें बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। मुझ पर यह इल्जाम गलत है कि मैंने मकान पर कब्जा करने के लिए मायावती को गायब कर दिया था। मैंने कहा, सब लोग जानते हैं कि मायावती मेरी दोस्त थी। मैं कई महीनों से उसके साथ रह रहा था। ऐसी बातें मिस्टर दोस्ती की आड़ में ही होती हैं। ऑफिसर ने कहा, यह गलत है। मैंने जवाब दिया, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो चंद रोज पहले हिंदुस्तान जाने वाला था। तुम लोग इंस्पेक्टर बरिंद्रा को इत्तला क्यों नहीं देते? मैंने उसके खिलाफ यहाँ के कानून की मदद की है। उसके साथ मिलकर मैंने यहाँ की हुकूमत की मदद की है।
जो इस मुल्क के मासूम आवाम को मनशियात के सैलाब में गरक कर देना चाहते थे, मैंने उन्हें पकड़वाया। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा सब कुछ जानता है, पुलिस के दूसरे आला हल्काम भी जानते हैं, तुम उन्हें इतला क्यों नहीं देते? मेरे खिलाफ इस साजिश में उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है जिन्हें मेरी वजह से नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब भी अगर तुम लोगों ने इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा या दूसरे हकाम को इतला ना दी तो मैं ये समझने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुम लोग भी इस घिनौनी साजिश में शरीक हो। और मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही ऑफिसर का घोंसा मेरे जबड़े पर आकर लगा। मैं लड़खड़ा कर नीचे गिरा, मेरा तो दिमाग ही झंझना गया था। ऑफिसर मेरी तरफ लपका, मैं पुश के बल फर्श पर पड़ा हुआ था। वो मुझे गिरबान से पकड़ने के लिए झुका तो मैंने लेटे ही लेटे दोनों पैरों से उसके सीने पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो चीखता हुआ पीछे गिरा। जो होना था हो चुका। इन पुलिस वालों से भलाई की तवक्का नहीं थी। ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। नतायज की परवाह किए बगैर मैंने मुजाहमत का फैसला कर लिया था। उस वक्त कमरे में 2 और हट्टे कट्टे कांस्टेबल भी मौजूद थे और मेरी ये गैर मुतवक्का हरकत देखकर वो दोनों मेरी तरफ लपके। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर अचानक ही एक नई ताकत उभर आई थी। वो दोनों कांस्टेबल जैसे ही मेरे करीब पहुंचे, मैंने अपनी जगह से हरकत की। मेरी डबल किक ने उन दोनों को उधेड़ कर रख दिया। सामने खड़ा हुआ ऑफिसर खूनहार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए अपनी बेल्ट उतार रहा था और मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि ऑन ड्यूटी किसी बावर्दी पुलिस ऑफिसर पर हाथ डालना संगीन जुर्म है। लेकिन मैं बेगुनाह था और ये पुलिस वाले तशद्दुद के जरिए मुझसे एक ऐसा जुर्म कबूल करवाना चाहते थे जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था और ये लोग मेरी कोई बात सुनने को लिए तैयार ही नहीं थे। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि 2 बेगुनाह औरतों को भी तशद्दुद का निशाना बना दिया था। मुझे तंग आमद बजंग आमद होने पर मजबूर किया गया था। ऑफिसर ने बेल्ट का एक सिरा अपने हाथ पर लपेट लिया और बक्कल वाली तरफ से मेरी तरफ हमला किया। मैंने उसका वार अपने उल्टे हाथ की कलाई पर रोका। बक्कल 2 बल खाकर मेरी कलाई पर लिपट गया। मैंने हल्का सा झटका दिया। ऑफिसर एक कदम आगे आया। मैंने दाएं हाथ का घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। वो खरा उठा। मैंने बेल्ट को पकड़कर जोरदार झटका दिया और फिर उसके साथ ही इस मर्तबा उसकी बगल के नीचे घूंसा रसीद कर दिया। वो बिलबिला उठा। बेल्ट उसके हाथ से छूट गया था। अब बेल्ट मेरे कब्जे में था और वो तीनों मेरे रहम करम पर। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से बोलट चढ़ा दिया और उन तीनों की धुनाई करने लगा। वो तीनों चीख रहे थे। बेल्ट के बक्कल से उन तीनों की मैंने खाल उधेड़ कर रख दी थी। ऑफिसर के मुंह से भी खून बहने लगा था। मुझ पर सबसे ज्यादा तशद्दुद उसी ने किया था। वो तीनों फर्श पर लौट लगाते हुए साथ साथ मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन मुझ पर तो जुनून तारी था। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। बाहर शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे ख्याल में थाने का सारा अमला उस कमरे के सामने जमा हो गया था। पहले दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाता रहा, फिर इसे तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। दरवाजा टूट रहा था। मैंने ऑफिसर को फर्श से उठाकर अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिया और उसे डाल बनाकर अपने आगे रख लिया और दीवार से पुश टकाकर खड़ा हो गया। दरवाजे का पट टूटकर अंदर की तरफ गिरा। वो कई पुलिस वाले थे, दरदराते हुए अंदर घुस आए। मैं उसी वक्त चीख उठा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना वरना इसकी मैं गर्दन तोड़ दूंगा। पुलिस वाले रुक गए और मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। थाने का सारा अमला उस कमरे के सामने खड़ा था और वो लोग फटी फटी नजरों से कमरे का फर्श का मंजर देख रहे थे। 2 पुलिस वाले फर्श पर पड़े हुए थे और उनका ऑफिसर मेरे शिकंजे में था। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को फोन करके इतला दो, अगर वो आधे घंटे में यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। मैंने चीख कर कहा, तुम अपने जुर्म को मजीद संगीन बना रहे हो, बंद करो बकवास। मैं चीखा, इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को फोन करो, मैं इसे अपनी कोठरी में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर दोनों औरतें बंद है। अगर किसी ने कोई हरकत की तो मैं इसकी गर्दन में रोड़ दूंगा, हट जाओ सामने से। तमाम पुलिस वाले सामने से हट गए और मैं ऑफिसर को लेकर कमरे से बाहर आ गया और उसे घसीटता हुआ उस राहदारी में आ गया जिसमें कैदियों की कोठरियां थी। ऑफिसर के गले पर मेरी ग्रिफ्ट कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ी थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। तमाम पुलिस वाले हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और 2 ने तो राइफलें भी तान रखी थी। मैं ऑफिसर को उल्टे कदमों घसीटता धन्नोर शोभा वाली कोठरी के सामने रुक गया। मेरे कहने पर एक संतरी ने ताला खोल दिया और मैं ऑफिसर को अंदर ले गया और दूसरे हाथ से सलाखों वाला दरवाजा बंद कर दिया। संतरी से बाहर से ताला लगाने लगा तो मैं चीख उठा, ताला मत लगाओ, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन अगर आधे घंटे तक तुम लोगों ने ब्रिंद्रा और दूसरे ऑफिसर्स को नहीं बुलाया तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।